हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जो इस क्लास में दिए जाने वाले इन 50 प्रश्न को अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि बच्चों ये वह क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से घोल कर पी जाइएगा। तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलेंगे। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि बच्चों जब भी क्लास में स्टार्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छा लगे बच्चों तो आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलोगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है अपने घर प्रायः बनाते थे। चलिए बताएंगे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ये अपना घर प्रायः किससे बनाते थे। तो आप सभी लोग बताओगे सर जी पक्की ईंट से बनाते थे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, पक्की ईंट से ही बनाते थे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का मतलब है। चलिए बताइए। तो मोहनजोदड़ो का मतलब तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखे होंगे कि मृतकों का टीला होता है। सर जी बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, मृतकों का टीला होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए। तो लोथल हो जाएंगे साथियों कौन से नदी के किनारे। तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही जवाब है, भोगवा नदी के किनारे है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आंसर लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से हुए हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से हुए हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया गया 5 नंबर है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो ये किस युग की सभ्यता है। चलिए बताएंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कांस्ययुगीन सभ्यता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ये कौन सा था। और बच्चों नोट्स के लिए क्लास जब हम आपको करा लेंगे ना तो नोट्स के लिए भी बता देंगे। बिल्कुल आपको एकदम 100% जो पेपर में आएगा ना आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वो दोनों क्वेश्चन का नोट्स आपको हम देंगे और बिल्कुल आपके परीक्षा में बच्चों यही सब क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन आपको देंगे हम, ठीक है। तो क्लास पहले हम करा लेते हैं, आपको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए और बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आप बताओगे सर जी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मोहनजोदड़ो है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना किसने किया था। आप लमसम लमसम प्यारे बच्चों इसमें हमें लग रहा है कि आप जरूर अच्छे से 30 प्रश्न तो बिल्कुल सही कर देंगे। बिल्कुल टारगेट रखिए 30 क्वेश्चन सही हो जाए 50 में। और बताइए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन याद रखिएगा राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कनिष्क का राज्यरोहण जो है ना कब हुआ था। चलिए बताएंगे कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यरोहण होता है 78 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 78 ईस्वी में होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए आंसर लगाइएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है आपके उदयनीय के द्वारा, यहां पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उदयनीय के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए बताइएगा पुराणों की संख्या जो है ना कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपको पता होगा 18 है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, 18 यहाँ पे क्या है तो पुराणों की संख्या है। अगर संस्कार पूछे तो 16 गो संस्कार है, आप सभी लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। चलिए बताइए कि अर्थशास्त्र जो ये किस राजवंश के बारे में बताता है। तो अर्थशास्त्र बताते हैं मौर्य वंश के बारे में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौर्य वंश। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न आता है आपका कि किस शासक को प्रियदर्शनीय कहा गया है। चलिए बताइए कि किस शासक को प्रियदर्शनी कहा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, किस शासक को प्रियदर्शनी कहा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अशोक को यहाँ पे प्रियदर्शनी कहा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है ना, ये किसकी रचना है। चलिए बताइए कि कौटिल्य की रचना है यहाँ पे। तो कौटिल्य की रचना कौन है। यहाँ पे अर्थशास्त्र होगा, यहाँ पे अर्थशास्त्र कर लेंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र होगा। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे, अर्थशास्त्र होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। चलिए बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे हरिसेन। ऑप्शन सी सही जवाब है, हरिसेन किए थे। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। चलिए बताइए कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी। चलिए बताइए महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई। तो याद रखिएगा महाभारत की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संस्कृत होगा। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पर आप लोग का कि महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था। बताइए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो आप बताएंगे महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 18 दिन तक। आगे देखिए, प्रश्न है कि नालंदा किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बताइए कि नालंदा जो ये किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा नालंदा जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके बिहार में। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब दिए गए हैं, बिहार में है। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पर कि महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि महावीर का जन्म कहाँ पर होता है। तो आप याद रखेंगे महावीर का जन्म वैशाली में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पर कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखेंगे कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी को क्या है तो महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कुशीनगर। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे। तो ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन बी सही जवाब है, सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा सांची के स्तूप का निर्माण करवाए हुए थे आपके अशोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है यहाँ पर कि संलेखन की प्रथा किस धर्म में है। बताइए कि संलेखन की जो प्रथा ये किस धर्म में है। तो संलेखन की जो प्रथा है साथियों ये जैन धर्म में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जैन धर्म में, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग प्रथम बौद्ध संगीति जो ये किस शासक के काल में हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। चलिए बताइए कि किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ब्रिटेन में हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। चलिए आंसर लगाएंगे, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अशोक घोष होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आता है कि हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से है। तो हीनयान एवं महायान का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताएंगे सूत पीटक किस धर्म से है। तो सूत पीटक हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है, याद रखेंगे।
आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। चलिए बताइए कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए थे अशोक। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, अशोक। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि जीवक वैद्य जो है ये किस वंश के काल में था। चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा भी रहेंगे कि आप जरूर इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करें नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ क्लास अब स्टार्ट हो चुका है। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीवक वैद्य जो ये किस वंश के काल में था। तो आप याद रखेंगे जीवक वैद्य हो जाएंगे हर्यक वंश के काल में ही, ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए बताइए कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ऑप्शन डी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये किस शासक के समय पूरा हुआ था। बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये इल्तुतमिश के समय में पूरा होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी। चलिए बता दीजिए आईने अकबरी की रचना किसने की थी। तो आईने अकबरी की रचना की गई थी आपके किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अबुल फजल है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। चलिए बताइए आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हो जाएंगे। तो आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, 5 भागों में। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि अकबर का कार्यकाल था। चलिए बताइए कि अकबर का जो है ना कार्यकाल था। तो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1556 से 1605 तक जो है ना अकबर का कार्यकाल था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि इलाही सिक्का किस धातु से बना था। बताइए कि इलाही सिक्का किस धातु से बना था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग सोना से बने थे इलाही सिक्का। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोना से होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा जो है लाया गया था। चलिए बताइए कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत में तंबाकू जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया था। बताइए कि शेर शाह सूरी ने अपना भारत में शासन कब स्थापित किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1540 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। चलिए बता दीजिएगा पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये किनके बीच लड़ी जाती है। तो आप बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध जो है ना ये कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप बताएंगे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1539 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि कामरान किसका छोटा भाई था। चलिए बताइए कामरान जो है ना ये किसका छोटा भाई था। तो कामरान हो जाएंगे आपके हुमायूं का छोटा भाई। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, हुमायूं का छोटा भाई। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे जो है ना परास्त होना पड़ा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को परास्त होना पड़ा था। ऑप्शन सी सही जवाब है, राणा प्रताप। आगे देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि मेहरुनिसा किसका नाम था। बताइए कि मेहरुनिसा किसका नाम था। तो नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश का शासन किए थे। तो 4 वंश जो है विजयनगर के साम्राज्य में शासन किए थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे कि कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश का शासक था। चलिए बता दीजिएगा
कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? आंसर लगाइए क्या होगा। तो कृष्णदेवराय तुलुव वंश के हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा है? चलिए बता दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था? तो आप बताएंगे कृष्णदेवराय जो है ये स्वयं को आंध्र भोज कहे थे, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, अफनासी निकिंतन किस देश का यात्री था? चलिए बताइए कि अफनासी निकिंतन जो ये किस देश का यात्री था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अफनासी निकिंतन जो है ये हो जाएंगे आपके रूस का। ठीक है, किसका है? रूस का है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमुक्त मर्यादा जो है ना किसने लिखा था? अमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय जो है ये अमुक्त मर्यादा को लिखे थे, ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये लास्ट ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो रामानंद आपको याद होगा। ठीक है, रामानंद को याद रखिएगा, रामानंद किए थे। तो बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे। क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर बच्चों लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए बोले थे, नोट्स अगर लेना हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिए। इसमें प्यारे बच्चों बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव भी रहेगा इसमें, और साथ ही साथ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। यानी कि दोनों चीज़ आपको इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं नोट्स को, और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको मिलेंगे, जिसको प्यार बच्चों आप चुटकी में याद कर सकते हो। ठीक है, चुटकी में नहीं बोलता है, उस तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक है, और आपको लगेगा कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं। ठीक है, सब इजी हो जाएगा, बस आपको सही पढ़ना चाहिए और सही गाइड पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे याद होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा। आप इस नोट्स को ले सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, इसका सा आपको थोड़ा पेमेंट भी लग रहा है, पेमेंट कर लेना आप लोग, बिल्कुल कम से कम आपको कर दिए हैं, बिल्कुल आप लेकर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एसएमएस कर लीजिए सभी प्यारे बच्चों, और जल्दी से नोट्स को लेकर आराम से अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए, समय बहुत कम बचा है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप जो इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।